बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में प्रीति अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। प्रीति की चाची सुजाता बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। सुजाता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रीति उसके घर में रहे। सुजाता प्रीति को बहुत ज्यादा परेशान करती ताकि वह उसके घर से भाग जाए। उससे घर का सारा काम कराती, झाड़ू पोंछे से लेकर किचन तक सारा काम प्रीति से ही कराती और पूरे दिन सुजाता आराम करती। सुजाता प्रीति को पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती, शाम को, वो भी रूखा सूखा। ओ प्रीति महारानी, इतने आराम से काम क्यों कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या, आज मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है। घर की अच्छे से सफाई कर और हाँ, स्वादिष्ट खाना बना। खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जी चाची जी, मैं सब काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। आप शाम को मुझे जैसा रूखा सूखा खाना देती हैं, बस ऐसे ही दे देना। उसी से मैं अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है तुझे यहाँ रखकर, वरना तेरे माता पिताजी तुझे छोड़कर कब के जा चुके हैं। सड़क पर भीख मांगती फिरती। अब चल यहाँ से, काम पर लग जा। बेचारी प्रीति, बिन माता पिता की बच्ची, सारा दिन काम करती और अपनी चाची की दुत्कार भी सुनती। शाम हो जाने के बाद सुजाता की बहन आ जाती है। सुजाता और भावना दोनों मिलकर बहुत मस्ती करती हैं और खाना भी बहुत मजे से खाती हैं। जब प्रीति के खाने का समय होता है तो प्रीति अपनी चाची के पास आती है और सुजाता से कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्यों मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मन नहीं जाएगी। खाने का समय हो गया, खाना दे दीजिए। मनहूस। ऐसा कहकर सुजाता बहुत गुस्से में उठती है और कल की सूखी रोटी प्रीति के आगे फेंक देती है और उससे कहती है, मनहूस, ये ले रोटियां और भर ले अपना पेट और दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटियां को बहुत मुश्किलों से निगलती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद प्रीति रोजाना की तरह काम में जुट जाती है। सुजाता की बहन भावना सुजाता से बात कर रही थी और उससे कह रही थी, दीदी, आपने सुना है सोनपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए ही आई हूँ। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। आप तो मेरे सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा ही पहनकर जा सकते हैं। आपको मुझे एक लहंगा दिलाना होगा। आप जीजा जी से कहकर मुझे एक लहंगा दिला दो, वो भी एक अच्छे ब्रांड का। ठीक है दीदी? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो और छोटी भी। मैं तुम्हें अच्छे ब्रांड का एक लहंगा जरूर दिलाऊंगी और देखना, तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन को जीत कर आओगी। सुजाता और भावना की बातें प्रीति सुन लेती है। प्रीति भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। प्रीति सोचती है, हाँ, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था, हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं चाची जी मुझे लहंगा दिलाएंगी या नहीं। एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ। चाची जी दिल की बुरी नहीं है, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दें। ऐसा सोचकर प्रीति अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। आप मुझे भी एक लहंगा दिला देना, ब्रांड का नहीं, सिंपल सा ऐसे ही दिला देना, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में लहंगा पहनकर ही जाना है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। क्या दीदी, आप इस नौकरानी को लहंगा दिलाएंगी और मेरे सामने इसे ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका देंगी? मेरी सुंदरता के सामने वैसे कोई भी नहीं टिकता और ये नौकरानी तो बिल्कुल नहीं। दीदी, इस नौकरानी के अंदर बहुत हिम्मत है जो आपसे लहंगा मांग रही है। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? आपने भी अपने नौकरों को बहुत सिर पे बिठा के रखा है, इनकी असली औकात क्यों नहीं दिखाती आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इस मनहूस को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है।
कुछ नहीं कहती तो सर पर ही चढ़कर बैठ गई। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मुझसे लहंगा मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। कलयुग आ गया, कलयुग। रुक, तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सुजाता प्रीति की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, देखा मनहूस, मेरे सामने तेरी औकात 2 कौड़ी की है। तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहा कर। महारानी को लहंगा चाहिए ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मेरे से कोई भी फरमाइश की, आज तो सिर्फ पिटाई की है, नेक्स्ट टाइम घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब चल यहाँ से, हमारे लिए कॉफी बना कर लेकर आ। पता नहीं कौन सा दिन था जब इस मनहूस के माता पिता इसे छोड़कर गए थे। दीदी छोड़िए ना, आप इस नौकरानी की वजह से अपना मूड क्यों खराब करती हो। चलिए हम शॉपिंग पर जाते हैं और लहंगा लेकर आते हैं। भावना और सुजाता शॉपिंग पर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहुत रोती है क्योंकि सुजाता ने प्रीति की बहुत पिटाई की थी। प्रीति के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे घर का काम भी करना था। प्रीति अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। माँ, आप देख रही हैं मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से हैं और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप जिंदा होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती भी और जीत कर भी आती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, मैं ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा ही नहीं है। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई माँ? ऐसा कहकर प्रीति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी प्रीति को एक आवाज आती है। वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि प्रीति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी मेरी बच्ची, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं रहेगी मेरी बच्ची। तुझे एक लहंगे की जरूरत है ना, तेरी माँ तुझे एक जादुई लहंगा देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। सच माँ, आप मुझे जादुई लहंगा देंगी? मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ। सच में एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई लहंगा तेरी अलमारी में रखा है। जा उस अलमारी को खोलकर देख, उसके अंदर एक जादुई लहंगा रखा है, तो उसे ब्यूटी कंपटीशन में पहनना। देखना ब्यूटी कंपटीशन तो मेरी बेटी ही जीतेगी। प्रीति अपनी माँ के कहने पर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर जादुई लहंगा रखा था, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भावना और सुजाता भी शॉपिंग से वापस आ जाती हैं और वह भी एक सुंदर सा लहंगा लेकर आती हैं, लेकिन जादुई लहंगे के सामने उनका लहंगा कुछ भी नहीं होता। कल मुही प्रीति कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए, हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। भावना, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही जाती। प्रीति सुजाता और भावना के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। सुजाता और भावना ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती हैं। प्रीति उनके जाने के बाद उस जादुई लहंगे को पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। जादुई लहंगा पहनते ही प्रीति पहले से भी और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सबकी नजर प्रीति से हट ही नहीं रही थी क्योंकि प्रीति का जादुई लहंगा बहुत चमक रहा था और प्रीति भी बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर सुजाता और भावना आग बबूला हो जाती हैं। घर आने के बाद सुजाता प्रीति से कहती है, क्यों मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर लहंगा था फिर तू मेरे पास क्यों आई थी?
अब सच सच मुझे बताना कि तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया। चाची जी, ये लहंगा मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। इस लहंगे को जो भी पहनेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझे ऐसे ही बताया था। दीदी, ये कह तो बिल्कुल सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने ये लहंगा पहना तो ये कितनी सुंदर हो गई। आपको इससे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। ये जादुई लहंगा आपका और मेरा होना चाहिए। हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। इस जादुई लहंगे को पहनकर मैं एक बड़े कंपटीशन में जाऊंगी, फिर मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। सुजाता भावना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सुजाता प्रीति से वह जादुई लहंगा छीन लेती है और भावना को दे देती है। जैसे ही भावना वह जादुई लहंगा पहनती है तो भावना बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर सुजाता चौंक जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से एक आवाज आती है, ये जादुई लहंगा है, अच्छे लोगों के काम आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी प्रीति के ऊपर बहुत अत्याचार किया है सुजाता। तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लहंगे से एक रोशनी आती है और सुजाता भी उस रोशनी की वजह से बहुत बदसूरत हो जाती है। प्रीति भावना से वह जादुई लहंगा वापस ले लेती है और सुजाता के घर से चली जाती है। प्रीति जादुई लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है और बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ सुमन और सौतेली बहन तारा के साथ रहा करती थी। तारा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड भी बहुत ही ज्यादा था। और वहीं दूसरी तरफ आराध्या, वह काली थी लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी। लेकिन उसकी इन अच्छाइयों से किसी को कोई मतलब नहीं था। हमेशा सब उसे दुत्कारते थे। यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन तारा अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्त की शादी में जा रही थी। तभी आराध्या कहती है, दीदी, लगता है आप अपनी दोस्त की शादी में जा रही हैं। क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है, काली कलूटी बंदरिया? ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और अगर मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। कहाँ मैं परियों की तरह सुंदर और कहाँ तू धरती पर बोझ। इसलिए ज्यादा बकबक मत कर और चुपचाप घर के काम कर। जो तेरी औकात है, औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। तारा, मेरी प्यारी बिटिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? क्या हुआ? तारा अपनी माँ को सब बताती है कि आराध्या उससे क्या कह रही थी। यह सुनकर सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुमन बेचारी आराध्या की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की दोस्त की शादी में जाने की? क्या तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? अगर कोई तुझे देख ले तो उसे कई दिन तक नींद न आए। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे बाप से शादी की। अगर मैं तेरी काली शक्ल देख लेती तो कभी शादी न करती। मुझे तो तुझ जैसे बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। महारानी शादी में जाएगी, शक्ल न सूरत, मनहूस। आराध्या को अपनी सौतेली माँ के यह शब्द बहुत ज्यादा चुभते हैं और वह बहुत रोती है और घर के काम करने में जुट जाती है। हमेशा आराध्या के साथ ऐसा ही होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तारा और आराध्या का जन्मदिन एक ही साथ आता था। तारा के जन्मदिन के लिए सुमन महंगी महंगी ड्रेस लेकर आती है और बेचारी आराध्या को एक भी ड्रेस नहीं दिलाती। तभी आराध्या अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, तारा दीदी के साथ तो कल मेरा भी जन्मदिन है। आप उनके लिए कितना सब कुछ लेकर आई हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी लेकर आ जाती तो कितना अच्छा होता। काली कलूटी बंदरिया, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है, नौकरानी। और मम्मी ने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है, उनका खाना बनाना, उन सभी मेहमानों को अटेंड करना वह कौन करेगा? वह सब काम तेरा है। इसलिए चुपचाप काम कर, जन्मदिन सेलिब्रेट करने के सपने देखना छोड़ दे।
नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि कल यह तेरे जन्मदिन पर मेहमानों के सामने आए। मेरी तो नाक ही कट जाएगी जब सबको पता चलेगा कि काली कलूटी बदसूरत मेरी सौतेली बेटी है। तू कहाँ चांद जैसे सुंदर और ये कहाँ मनहूस। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। घर को सजाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सभी तैयारियां कर कर यहाँ से अपनी शक्ल दफा कर लेना। समझ में आ रही है या नहीं? माँ, मैं पूरे साल कुछ नहीं कहती। आप जिस हाल में रखती हैं वैसे ही रहती हूँ। आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। बस एक छोटी सी फरमाइश थी कि आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिला दो। वह दिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो मुझे जन्मदिन पर भी नहीं आने दे रही। सबको बुला रही है लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तारा की तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? ऐसा कहकर आराध्या बहुत रोती है और अपने काम करने लग जाती है। वह घर को दुल्हन की तरह सजाती है और पूरी रात जागकर तरह तरह के पकवान बनाती है। अगले दिन तारा अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, उसे जन्मदिन विश करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे आराध्या, जन्मदिन मनाना तो बहुत दूर की बात, उसे तो कोई जन्मदिन विश करने वाला भी नहीं था। बेचारी ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अगर आज मेरे माता पिता से जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन भी वो इसी तरह से धूमधाम से मनाते जैसे तारा दीदी का मनाया जा रहा है। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ। अगर मैं भी तारा दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मेरी सौतेली माँ मुझसे भी प्यार करती, वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं करती। लेकिन अगर मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी सौतेली माँ और बहन को समझ में क्यों नहीं आता? इस तरह से आराध्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह आराध्या से कहती है, लगता है बेटा तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो। रो मत, मैं तुम्हें एक परी के बारे में बताती हूँ जिसके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है। अगर तुम उस परी की परीक्षा में पास हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें क्या मिल जाएगा। यहाँ से सीधी चलती जाना, ठीक है? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर आराध्या चुप हो जाती है और जैसा कि वह बूढ़ी औरत आराध्या से कहती है वह वैसा ही करती है। जंगल में सीधा चलना शुरू कर देती है कि तभी रास्ते में उसे एक जख्मी हिरण मिलता है। अरे तुम तो कितने प्यारे हिरण हो, तुम्हें इस तरह से जख्मी किसने किया? तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर आराध्या उस जख्मी हिरण के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती है। जब वह पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है तो उसे हरी हरी घास भी खिलाती है। तभी वह खुश होकर आराध्या से कहता है, आराध्या तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शीशे की तरह साफ है। तुमने मुझे जख्मी देखा और तुरंत मेरी मदद की और मुझे पेट भरकर घास भी खिलाई। तुम बहुत अच्छी हो। आराध्या उस हिरण की मदद कर कर कुछ और दूर चलती है तो उसे एक पेड़ सूखा मिलता है जो प्यासा था और उसके आसपास बहुत गंदगी भी पड़ी थी। आराध्या सूखे पेड़ को पानी पिलाती है, उसके आसपास की गंदगी साफ करती है और कुछ दूर और चलती है तो उसे सोने और चांदी की 2 ड्रेस नजर आती हैं, जिन्हें देखकर आराध्या कहती है, बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि इस जंगल में परी मिलेंगी जिनके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, लेकिन परी जी तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूं? आराध्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जादुई सोने की ड्रेस से आवाज आती है, आराध्या मैं परी की जादुई सोने की ड्रेस हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। सब तुम्हारे काले रंग का कितना मजाक उड़ाते थे, तुम्हें कितना भला बुरा कहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तुम मुझे पहन लो, तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी। कोई तुम्हारे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, सब तुमसे प्यार करेंगे, प्यार।
आराध्या, मैं भी परी की जादुई चांदी की ड्रेस हूँ। मैं तुम्हें सुंदरता तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझे पहनकर परी के पास जरूर जा सकती हो। उनकी जान खतरे में है। एक चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले गई। अगर अभी उनकी मदद नहीं की तो उनकी जान जा सकती है। और तुम जादुई सोने और चांदी की ड्रेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस चुन सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परी की जान बचाना चाहती हो या फिर जादुई सोने की ड्रेस पहनकर सुंदरता हासिल करना चाहती हो। मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, इसलिए मुझे सुंदरता की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। मैं परी की जान बचाऊंगी, इसलिए मैं परी की जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर उन्हें बचाने जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही आराध्या जादुई चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी आराध्या के सामने परी आती है और वह आराध्या से कहती है, आराध्या, सच में तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जंगल में जो भी तुम्हें परेशान नजर आया, तुमने उन सब की मदद की और यहाँ आकर भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुंदरता मिली है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आराध्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आज हम तुम्हारा बर्थडे परियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहकर वह परी आराध्या को अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारी परियां थीं। आराध्या बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है। उसके बाद केक काटा जाता है। आराध्या बहुत खुश थी। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहती है। मैं अपने जन्मदिन पर इतनी ज्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे सुंदरता भी मिल गई और मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप सभी परियों का दिल से धन्यवाद। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। आराध्या को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आराध्या की बच्ची, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? आराध्या तारा और अपनी सौतेली माँ को सब बताती है कि जंगल में परी के पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, जिसे पहनकर वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह बदसूरत लड़की परी की जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर तारा भी जंगल में चली जाती है तो उसे भी जख्मी हिरण मिलता है। तारा उसकी भी मदद नहीं करती। सूखा पेड़ नजर आता है, उसकी भी मदद नहीं करती। तभी उसे आराध्या की तरह सोने और चांदी की ड्रेस नजर आती हैं और वह तुरंत सोने की ड्रेस जैसे ही पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है। तभी उसके सामने परी आ जाती है और वह तारा से कहती है, तारा, यह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती और तुम खुद इतनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन तुम अपनी सौतेली बहन से जलकर यहाँ आई ताकि तुम और भी ज्यादा सुंदर बन जाओ। यह सब कुछ तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड की सजा मिली है। परी की यह बातें सुनकर तारा बहुत रोती है और वहीं दूसरी तरफ आराध्या की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है। अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर वह राजकुमार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।